हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, परसेंटेज में लगभग 56 क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और इन सभी क्वेश्चन में आपने देखा किस किस टाइप की चीज़ें यूज हो रही हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन कहाँ कहाँ घूम सकता है। देखिए, केवल आसान क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, वैरायटी पे फोकस जरूर करना पड़ेगा। आज की क्लास में भी हम कुछ एक डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले से आज का 57वां क्वेश्चन। दो विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं, जिसमें से एक दूसरे से नौ अंक अधिक पाता है और उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक उन दोनों के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के 56% है, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिए। आइए देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो टोटल अंक अगर 100 है तो इसे 56 मिलेंगे, इसे मिलेंगे 44। यानी ये 56 होगा अगर, तो ये 44 होगा। अंतर कितने का आ गया? 12 यूनिट का। और 12 यूनिट की वैल्यू आपको 9 के समान दे रखी है। 12 यूनिट की वैल्यू 9 है, आपको 56 की निकालनी है। 56 की भी और 44 की। अगर आप 56 की निकालते हैं, अगर आप देखते हैं 9/56 सॉल्व करेंगे अगर, तो ये 42 आ जाए। यानी एक को 42 अंक मिलेंगे, दूसरे को 33 मिल जाएंगे, अगर 44 यूनिट की आप वैल्यू निकालते हैं तो। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, एमजी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपने देखा 56 है, इसमें 7 है, तो 7 का मल्टीपल आएगा आंसर। आपने देखा 44 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 11 का मल्टीपल आएगा, जो कि 33 हो गया। इसी चीज को आप डायरेक्ट भी देख सकते थे। देखिए ये क्या बोल रहा है
कि पहले को अगर 56% मिलते हैं, देखिए परसेंटेज कब निकलता है, टोटल है, ये पहले के अंक हैं, इसको 100 से गुणा करेंगे तब 56% आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम यहां से भी मल्टीपल देख सकते हैं। अगर इसमें 7 आ रहा है तो 7 इसमें आएगा ही आएगा, यानी पहले के द्वारा जो अंक प्राप्त किए जाएंगे उसके अंकों में 7 आना जरूरी है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक किताब में 30 पन्ने हैं, प्रत्येक पन्ने में 25 लाइनें हैं, और प्रत्येक लाइन पर 35 अक्षर हैं। यदि इसी को यदि इसी को एक दूसरी किताब में लिखना, दूसरी किताब में लिखा जाता है, जिसमें 30 लाइनें हैं, प्रत्येक पन्ने पर और प्रत्येक लाइन पर 28 अक्षर हैं। तो अब लगने वाले पन्नों की संख्या पहले लगने वाले पन्नों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखिए बिल्कुल ध्यान से आंसर करना है, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सेम मिल सकता है एग्जाम में।
आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से समझने वाली बात है। अगर आप देखते हैं, एक किताब है जिसके अंदर 30 पेज हैं और प्रत्येक पेज पे कितनी लाइन है? 25 लाइन है। तो ये कुल लाइनें आ गई, कितनी हो गई? और प्रत्येक लाइन पे 35 अक्षर हैं। तो ये पूरा सारांश आ गया कि भाई कितने अक्षर उस किताब में होंगे। उस किताब में इतने अक्षर हैं और इतने ही अक्षर आपको दूसरी किताब में लिखने हैं जिसके अंदर 30 रेखा है, 28 अक्षर हैं और इतने नंबर ऑफ पेज हैं। पेजों की संख्या हमें निकालनी है पहले, फिर हम निकालेंगे कि ज्यादा परसेंट कितना है और कितना कम परसेंट है। अगर आप देखते हैं, पी आ गया, पी की वैल्यू 31.25 हो गई। अब यही मेन चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। पी की वैल्यू आपकी 31.25 हो गई। इसका मतलब है कि जो 32वां पन्ना होगा वो तो आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। पेज कभी भी 1/4 हाफ नहीं होता, पेज हमेशा पूरा होता है। यानी 31 पेज के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो 32वां पेज कहलाएगा। तो यानी 32nd पेज तो लगेगा ही लगेगा। तो यानी अब जो पेजों की संख्या है वो कितनी हो गई? 32 हो गई। पहले कितनी थी? 30 थी। तो यानी 2 पेज अधिक लगेंगे पहले से। 2 पेज अधिक पहले से 2/30 हो जाएगा, 1/15, जिसे आप 6.66% लिख सकते हैं। यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से करना है, अगर ये करेंगे 1.25 के साथ तो आंसर ए ऑप्शन मिल जाएगा आपको, पर वो गलत है। 1.25 पेज नहीं होता कभी भी, हमेशा 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज इंटीजर नंबर में होता है। इसलिए आपने पी की जगह 32 लिया। 32 लेंगे यानी 2 पेज अधिक। अब आप इसे लिख सकते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। यदि ए पास होने वाले अंकों से, यदि ए उत्तीर्ण होने वाले अंकों से 10% अंक कम पाता है और बी ए से 11.11% अंक कम पाता है, तो ए और बी के अंकों के योग से सी कितने प्रतिशत कम अंक लाए कि वह पास हो जाए। ए और बी के अंकों के योग से सी कितने प्रतिशत अंक कम लाए कि वह पास हो जाए।
आइए देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपको सेम एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि इसमें लॉजिक बहुत बारीकी से लगाना है आपको। अगर आप देखते हैं 40 नंबर अंक जो है पास के लिए चाहिए, 40%, 100 नंबर का एग्जाम मान लेते हैं, तो 40 उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए। ए के द्वारा 10% कम अंक पाएगा, यानी 36 ए पाएगा। और बी के द्वारा इतने, ये हो गया 1/9। 1/9 इसका कम करेंगे, यानी 4 कम करना पड़ेगा, यानी 32। तो बी को मिलेंगे 32 अंक। ए को इससे 10% कम, 10% यानी 4 कम। बी को इससे 1/9 कम, 1/9 यानी 4 कम हो गया, ये भी 32 आ गया। ए प्लस बी का टोटल कितना है? 68 है। सी कितने अंक लाने पे पास हो जाएगा? 40 पे पास हो जाएगा, यानी 28 कम हो गए। यानी अगर सी के 28 अंक आते हैं, ए प्लस बी की तुलना में 28 कम आते हैं, तो ये पास हो जाएगा। और इसी का परसेंटेज निकालना है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 41 सही 3/17% आंसर आ जाएगा। पर देखिए क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है। अब बात को ध्यान से समझिएगा। एक सिंपल सी बात मैं बोलता हूं, मेरे आपसे 50% अंक कम है, मेरे आपसे 50% अंक कम है, या आपके दोस्त के आपसे 50% अंक कम है, तो वो पास हो जाता है एग्जाम में। अगर उसके अंक आपसे 40% कम होंगे, तो क्या वो पास नहीं होगा? देखिए बात को ध्यान से समझिएगा। जब परसेंटेज लेस देन जो है वो कम होगा, तो उसके नंबर बढ़ जाएंगे। यानी मेरा अगर वजन आपसे मान लेते हैं 50% कम है, ठीक है, और बाद में मैं बोलता हूं मेरा वजन आपसे 40% कम है। 40% कम का मतलब हो गया मेरा वजन पहले से बढ़ गया, क्योंकि पहले 50% कम था, अब 40% ही कम बचा है। तो यानी मेरा वेट लगातार इंक्रीज हो रहा है। सेम ये चीज कॉन्सेप्ट आपको यहां देखना है। अगर सी जो है ए प्लस बी से इतने प्रतिशत कम लाकर पास है, अगर सी ए प्लस बी से 41% कम लाएगा, तो पास हो जाएगा। तो 40% पे भी पास हो जाएगा, 20% कम ला के भी पास हो जाएगा। क्योंकि बात को ध्यान से समझिए, मान लेते हैं 100 नंबर का पेपर है, आपके 100 नंबर है, मेरे आपसे 50% कम है, तो 50 हो गए और मैं पास हूं। अगर मेरे आपसे 30% कम होते, तो मेरे नंबर कितने आते? 70, तो भी मैं पास होता। अगर मेरे आपसे 20% कम होते, तो भी मैं पास होता, क्योंकि मेरे नंबर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। तो यही चीज आपको यहां समझनी पड़ेगी। यानी 50% यहां पर कम था, तो इसके नीचे कोई भी वैल्यू पे मैं सभी पे पास होऊंगा, क्योंकि ये लेस देन परसेंट है, ये एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है। यानी सी का अगर ए प्लस बी से 41% कम है, तो वो सी पास है। 40% कम होगा तो भी पास होगा, 30% कम होगा तो भी पास होगा। इससे ऊपर का नहीं कह सकते, ठीक है। ऊपर का आपको पता है कि कम से कम इतना तो लाना ही पड़ेगा तब पास होगा। इसके ऊपर होगा तो वो पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका स्कोर कम हो जाएगा। अब आप इसे लिख सकते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। आंसर देखिए क्या आएगा, एनी ऑफ दिस रहेगा आंसर, क्योंकि ये सारी वैल्यू इससे कम है, 41 से। राजू की फैक्ट्री का उत्पादन प्रति वर्ष
समान दर से बढ़ता है, तो प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? यदि यदि ये कहा जाता है कि उसकी फैक्ट्री का उत्पादन 2 साल बाद 2 गुना हो जाएगा। ये एग्जाम में आया वही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इसे आप इस तरीके से ले सकते हैं। यहां पर आप शुरुआती चीज लिखते हैं, R% अगर बढ़ रहा है प्रतिवर्ष, तो आप इसे इस तरीके से लिख देंगे 100 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। क्योंकि सेम रेट से बढ़ रहा है, 10% अगर बढ़ता है तो आप 110% लिख देते हैं, 2 बार बढ़ रहा है तो 2 स्क्वायर लगा देते हैं, 3 बार बढ़ता है तो क्यूब लगा देते हैं। और जो इसकी फैक्ट्री का उत्पादन है वो दुगना हो जाएगा, यानी पहले 1 था तो अब 2 हो जाएगा। तो यानी अगर आप ये देखते हैं, सॉल्व मैं करता हूँ, 100 प्लस R/100 की वैल्यू √2 आ जाएगी, R/100 आ जाएगा √2 - 1, और R की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू √2 - 1। यानी ये आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसी में आप ये भी देख सकते थे, देखिए क्वेश्चन के अंदर 2 साल में अगर दुगना हो रहा है तो नेट रेट कितना मिला उसे, 2 साल में दुगना हो रहा है तो नेट रेट उसका 100% हो गया। ठीक है, क्योंकि 100% पहले था, 100% और हो गया, कुल मिला के 200% हो गया। तो 2 साल में अगर 100% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 साल का रेट कितना होगा, 50 से 100 से कम होगा। अब आपने देखा 100 से कम कौन सा है, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझते हैं, देखिए 2 तरीके से आप देख सकते हैं। एक तरीका ये हो गया कि भाई लगातार इंक्रीज जो होता है, हम इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू, फाइनल दुगनी है इनिशियल से, तो इसे मैंने 2 लिख दिया, इसे 1 लिख दिया, इसको सॉल्व किया, आर की वैल्यू आ गई 100 इंटू √2 - 1। दूसरी चीज ये है कि नेट इंक्रीमेंट जो मिल रहा है आपको 100% मिल रहा है। 2 साल के अंदर अगर 100% इंक्रीमेंट है तो आपको पता है 1 साल का रेट 100 से कम होगा, क्योंकि अगर 1 साल का रेट 100 होगा या 100 से ज्यादा होगा तो 2 साल का 200 से ऊपर जाएगा, x + y + xy/100।
तो इसलिए आपने देखा 100 से कम केवल एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी देख सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 वर्ष पहले होता है। उस वक्त पत्नी की उम्र पति से पति की उम्र से 20% कम थी। आज से 6 साल बाद पत्नी की उम्र पति से केवल 12.5% ही कम होगी। अब उनके 6 बच्चे हैं, जिसमें एक जुड़वा और तिड़वा भी शामिल है। देखिए पुराना क्वेश्चन है ये, काफी मुझे लग रहा है ऐसा पहले ही होता था। यदि उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है, क्रमशः है, तो उस परिवार की वर्तमान आयु का अधिकतम मान संभव क्या है।
आइए देखते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए 9 वर्ष पहले वाइफ की एज हस्बैंड से 20% कम थी, यानी इसकी 5 थी तो इसकी 4 थी। उसके बाद वो बोल रहा है, ये 9 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब वो बोल रहा है कि आज से 6 साल बाद पत्नी की उम्र पति से 12.5% कम हो जाएगी, यानी 8 से 7 हो जाएगी। अब देखिए आगे समझिए। देखिए मेन बात जो है कि दोनों के अंदर जो अंतर है एज का वो सेम रहना चाहिए। अंतर यहाँ पर भी एक का है, यहाँ पर भी एक का है, तो अंतर दोनों जगह सेम है, यहाँ पर भी एक का और यहाँ पर भी एक का। अगर आप देखते हैं, इसमें जो इंक्रीमेंट है 3 का, इसमें भी इंक्रीमेंट है 3 का, यानी ये एग्जैक्ट डाटा आपको दे रखा है जिसे आप कोरिलेट कर सकते हैं। अब आपने देखा, अगर 3 यूनिट की वैल्यू 15 है, क्योंकि ये 3 यूनिट है और ये 15 वर्ष के बराबर है, तो मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, यहां से भी निकाल सकता हूं। 3 यूनिट का वैल्यू अगर 15 है, 15 यूनिट 8 और 7 75 हो जाएगा। ये यहां पर उम्र आएगी 75 वर्ष, पर आपको अगर यहां निकालनी है प्रेजेंट में, तो 6 वर्ष इसके, 6 वर्ष इसके, 12 घटाना पड़ेगा, जो कि 63 आ जाएगा। यानी प्रेजेंट में इन दोनों की आयु का टोटल कितना है? 63 वर्ष है, हस्बैंड और वाइफ का। आगे देखते हैं, अगर अगर वो बोलता है कि बच्चों की आयु का अनुपात 2:3:4 है। अब परिवार की उम्र आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए, इसका मतलब है जो सबसे पहले होगा वो ट्विन होगा, सबसे पहले जो होगा ट्रिपलेट होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी ज्यादा है, 3 बच्चे हैं, उनकी एज ज्यादा से ज्यादा होगी, तो टोटल में वो ज्यादा से ज्यादा आएगा। अब अगर हम देखें, देखिए 9 वर्ष पहले अगर शादी होती है, 9 वर्ष पहले अगर शादी होती है और किसी बच्चे की उम्र अगर देखी जाए मैक्सिमम कितनी हो सकती है, हम ये मान के चलते हैं कि 1 साल बाद ही बच्चा होगा। ठीक है, तो यानी बच्चे की उम्र अधिकतम जो हो सकती है वो 8 वर्ष हो सकती है। तो 8 वर्ष जो होगी, 4 यूनिट की वैल्यू हो गई, 4 की वैल्यू 8 हो गई, तो 3 की 6 आ जाएगी, 2 की 4 आ जाएगी। और 8 वर्ष किसकी होगी? ट्रिपलेट्स की होगी। ऐसे 3 बच्चे हैं, ऐसे 2 बच्चे हैं, ऐसे एक बच्चा है, ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, ये 24 हो गया, तो ये आपका 40 हो गया। 63 + 40, 103 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 103 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझिए। देखिए अनुपात मैंने लिख लिया परसेंटेज के हिसाब से, आपने देखा अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान दे रखा है। 3 यूनिट का वैल्यू 15 वर्ष के बराबर है, 15 यूनिट का वैल्यू 75 वर्ष हो गया, यानी आज से 6 साल बाद उनकी आयु का योग 75 साल हो जाएगा। तो 6 इसमें जुड़े, 6 इसमें जुड़े। अगर वर्तमान की बात करी जाए तो 63 आ गया। अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चों की आयु का अनुपात 2 3 4 दे रखा है, तो 2 3 4 अगर आपको दे रखा है, तो सबसे बड़ा जो बच्चा होगा उसकी आयु जो हो सकती है वो 8 वर्ष हो सकती है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई, 3 की 6, 2 की 4। अब 8 वर्ष वाले 3 बच्चे आपको लेने पड़ेंगे, ये माना जाएगा कि सबसे पहले ट्रिपलेट हुआ है, क्योंकि परिवार की उम्र तभी ज्यादा से ज्यादा बनेगी। तो 8 × 3 = 24, 6 × 2 = 12, 4 × 1 = 4, टोटल करेंगे 103 आ जाएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।
आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है यदि टैक्स का दर 18% से घटकर 15% हो जाता है, जबकि दोनों दशा में 25% आय कर मुक्त है। तो उसकी शुरुआती आय कितनी थी यदि वह दोनों दशा में समान कर देता है। आइए देखते हैं। देखिए पहले अगर उस व्यक्ति की आय आई थी तो अब आई प्लस 6,000 हो जाएगी।
अब इसमें एक बात और बोली है उसने कि 75% आय पर टैक्स लगेगा और 75% आय पे जो टैक्स लगता था पहले 18% का, अब लगेगा 15% का। और दोनों ही दशा में जो टैक्स दे रहा है वो समान है। यानी ये डायरेक्ट ही आप देख सकते हैं 15 से 75 कट गया। अगर आप देखते हैं 18% और 15% यानी 3% इनकम की वैल्यू आ गई 900 रुपये। 100% इनकम की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो ये आपकी 30,000 आ जाएगी। तो 30,000 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए क्योंकि 75% पे इनकम पे टैक्स लगता है तो 75% तो दोनों तरफ ही होगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ 18% की दर है, यहाँ 15% की दर है। तो 18 में से 15 गया, 3% की वैल्यू 900 है, 100% की वैल्यू 30,000 आ जाएगी। तो 30,000 इसकी आय शुरुआत में रही होगी, बाद में इसकी आय 36,000 हो गई होगी। एक विद्यार्थी औसतन 60% अंक पाता है पांच विषयों में, यदि उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात 10:9:8 8:7:6 है। यदि उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 45% अनिवार्य है और प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान है, तो वह कितने विषयों में उत्तीर्ण होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी एग्जाम में ही आया हुआ है, किसी सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ है शायद।
आइए देखते हैं, देखिए ध्यान से समझना है चीज को, बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। औसत जो अंक है उसका 60% है। और देखिए लगातार नंबर का जो औसत होता है, अगर ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो तीसरा अंक इसका औसत हो जाएगा। अगर 6 होती तो आप तीसरे और चौथे का मीन निकालते, वो इसका औसत हो जाता। जैसे कि 6 7 8 9 10 है, लगातार नंबर है, तो जी बीच वाला संख्या होगा वो इसका औसत हो जाएगा, यानी 8 की वैल्यू 60% है। अगर मैं 6 की वैल्यू निकालता हूं तो आ जाएगी 45%। 45% का मतलब है ये भी पास हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इन सब में तो हो ही जाएगा। जब इसमें पास हो रहा है तो बाकी सब में तो अपने आप ही हो जाएगा। तो 5 सब्जेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी पांचों विषयों में वो उत्तीर्ण हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझिए बात को। लगातार अगर नंबर लिखे हैं 1 2 3, औसत हो गया 2, 1 2 3 4 औसत हो गया इन दोनों का मीन यानी 2.5। ठीक है, तो लगातार अगर नंबर लिखे हैं, अगर ऑड है तो बीच वाली संख्या औसत होती है, इवन है तो बीच की दो की औसत निकालेंगे, वो औसत होगी। यहां पर आपने देखा लगातार नंबर है, 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5, तो बीच वाली औसत हो जाएगी 8। 8 की वैल्यू 60% दे रखी है, क्योंकि औसत 60% दे रखा है। तो 6 की वैल्यू मैंने निकाली 45%, यानी 45% अगर आते हैं तो वो पास हो जाता है, तो यानी सभी विषयों में वो पास हो जाएगा। तो 5 सब्जेक्ट आंसर आ जाएगा। आए 60% विद्यार्थी लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। पंद्रह प्रतिशत लड़के और 7.5% लड़कियों को पूरी फीस में माफी मिलती है, पूरी फीस में छूट मिलती है, यदि पूरी फीस में छूट पाने वालों को, में पाने वालों की, यदि पूरी फीस में छूट पाने वालों की संख्या 90 है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? जिन्हें फीस में 50% छूट मिलती है, यदि ये दिया जाता है
कि जिन विद्यार्थियों को पूरी फीस में छूट नहीं मिलती है, उनके 50% आधी फीस में छूट के योग्य हैं, आधी फीस में छूट के योग्य हैं। एक बार दोबारा से बोल लेता हूं। आईआईएम में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। 15% लड़के और 7.5% लड़कियों को पूरी फीस में छूट मिलती है। यदि पूरी फीस में छूट पाने वालों की संख्या 90 है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी जिन्हें 50% छूट मिलती है? यदि ये दिया जाता है कि जिन विद्यार्थियों को पूरी फीस में छूट नहीं मिलती, उनके 50% आधी फीस में छूट के योग्य हैं। आइए देखते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, दिखने में लेंथी है। आज के क्वेश्चन मैंने ज्यादातर ऐसे लिए हैं जो दिखने में आपको बहुत लेंथी लगेंगे, पर क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, 100 में से 60% लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। 15% लड़के यानी 9, 7.5% लड़कियां यानी 3, टोटल हो गया 12। 12 लोगों को पूरी फीस में माफी मिलती है, फुल फी कंसेशन मिलता है 12 लोगों को। अगर आप देखते हैं 12 की वैल्यू दे रखी है 90, 12 चले गए तो बचे कितने? 88। और जो बचे हैं उनका आधा, 88 का आधा यानी 44, इन्हें 50% फी कंसेशन मिलेगा। तो 44 की वैल्यू आपको निकालनी है, जो कि आप 9 का मल्टीपल, 9 का नहीं, 3 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल कर सकते हैं। 3 का इसलिए क्योंकि इसमें 9 है, इसमें 3 है, तो 3 बचेगा। इसमें 11 है तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यानी 330 आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए, 100 विद्यार्थी हैं, 60 लड़के, 40 लड़कियां। इसका अगर 15% देखेंगे 9, इसका 7.5% 3, तो 12 विद्यार्थी हो गए 100 में से जिन्हें फुल फी कंसेशन मिला है। बचे कितने? 88। उनमें से आधों को 50% फीस में कंसेशन मिल जाएगा। तो 44 की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 3 और 11 की मल्टीपल आ जाएगी।
एक दुकान 2000 की बिक्री तक X% कर लगाता है, और इसके ऊपर वह Y% कर लगाता है। एक ग्राहक कुल 320 रुपए का टैक्स देता है। जब वह 6000 रुपए का सामान खरीदता है, और 680 रुपए का कर देता है। जब वह 12,000 का सामान खरीदता है, तो X - Y का मान आपको बताना है। ध्यान से सोच समझ के आंसर करना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है सारे।
आइए देखते हैं, देखिए ध्यान से समझना है क्वेश्चन आपको। देखिए मैं लिख के इसलिए समझा रहा हूँ, केवल एक बार ही समझना है आपको। वैसे आपको डायरेक्ट ही करना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। 2,000 रुपये तक X%, 2,000 से ऊपर की राशि यानी 4,000 बची, इस पे Y%, तो कुल कर दे रहा है 320 रुपये का। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, 2,000 का X% प्लस 10,000 का Y%, क्योंकि टोटल 12,000 है, तो ये टैक्स बनेगा 680 रुपये। ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। देखिए अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूं, तो 6,000 का Y% आ जाएगा आपके पास 360, और Y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6%, यानी 6% Y का रेट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर X की, तो 6% इसका किसी भी इंफॉर्मेशन से आप निकाल सकते हैं। 6% इसका निकालेंगे, कितना आएगा? 240। टोटल है 320, यानी ये बचा 80। ये 80 कब आएगा? जब X की जगह 4 होगा, और 4 माइनस 6 आपका -2 आ जाएगा, यानी -2 आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से समझिए बात को, ध्यान से समझना है बिल्कुल। देखिए 2,000 तक के लिए X%, उसके ऊपर 4,000 के लिए Y%, 320, 2,000 तक के लिए X%, 10,000 के लिए Y%, 680, तो Y की वैल्यू आपकी 6% आ जाएगी। इसी को आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि 2,000 तक तो सेम ही रेट है X% का, वो दोनों में कट जाएगा। 12 में से 6 गया, कितना बचा? 6,000। और 6,000 का कितना? Y%। 6,000 का Y% किसके बराबर आएगा? 680 माइनस 320, यानी 360, तो Y की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। Y की अगर 6 आ गई, अब आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें से 2,000 कम कर लिया, बचा 4,000। 4,000 का 6% यानी 240। 320 में से 240 गया, बचा कितना? 80। तो 2,000 पे अगर 80 रुपए का कर दे रहा है, तो X की वैल्यू 4% आ जाएगी। तो 4 में से 6 जाएगा, -2 आ जाएगा। देखिए ध्यान रखिए, X-Y पूछा है तो -2 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। -2 निकाल लगाने के लिए आंसर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, आप वैसे -2 नहीं लगा पाएंगे इजीली। तो इसलिए ध्यान से करना है क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एजेंट 12.5% की कमीशन 24,000 की सेल तक, 24,000 की बिक्री तक कमाता है। और उसके ऊपर की बिक्री पर 8.1/3% की कमीशन कमाता है। यदि वह
अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को 65,000 रुपये देता है, तो उसने कितनी बिक्री की होगी? ये भी एक देखिए अलग फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन। आइए ध्यान से समझेंगे। देखिए देखिए 24,000 की बिक्री तक उसे 12.5% कमीशन मिलता है और इसके ऊपर उसे 8.33% कमीशन मिलता है। अगर आप ध्यान से देखते हैं, अगर देखिए इसे पूरे पे 8.33% कमीशन मिला होता पूरे पे, तो इसको नुकसान हो जाता और कंपनी को फायदा हो जाता। ध्यान से समझिए बात को। अगर पूरे पे इसे इतना प्रतिशत मिला होता, इसे तो इतना मिल रहा था पर इतना मिलेगा तो इसे नुकसान ही होगा, इसे नुकसान होगा तो कंपनी को फायदा होगा। अब आप अगर देखते हैं पहले, अगर इसकी कमीशन अगर मैं देखता हूं, देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई 24,000 तक भी इतना मिल रहा है और उसके ऊपर भी इतना ही मिल रहा है, तो जो उसके ऊपर वाला भाग था उस पे तो सेम है कमीशन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर नीचे वाले भाग से फर्क पड़ेगा, कितना फायदा है नुकसान हो रहा है। अगर 1/8 निकालते हैं तो यहाँ कमीशन आ गया 3,000 रुपये, यहाँ के हिसाब से 1/12 होता है ये, तो कमीशन आ गया 2,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का लॉस हो गया एजेंट को और 1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा कंपनी को। सिंपल सी बात बिल्कुल। अगर आप देखते हैं 8.33 मतलब 1/12, 1/12 का मतलब क्या है? 12 क्या है? टोटल सेल है, कितनी हुई है? एक क्या है? उसकी कमीशन है। 12 में से एक उसने कमीशन अपने पास रखी, 11 कंपनी को देगा। कंपनी को कितने पैसे मिल रहे थे पहले? 65,000।
अब कंपनी को 1,000 रुपए और प्रॉफिट होगा, यानी 66,000 रुपए मिलेंगे अब कंपनी को, अगर आप इस सिनेरियो के हिसाब से चलते हैं जो बाद वाली है। ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ा हमारा, इससे कैलकुलेशन हमारा पार्ट इजी हो गया। तो यानी 11 की वैल्यू अगर 66 है, 12 की वैल्यू 72,000 आ जाएगी, तो 72,000 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से प्रोसीड करना है। पहले से किया हुआ क्वेश्चन वाला है कि पहले से किया हुआ है तो आप इजीली कर सकते हैं। यानी आपने देखा, अगर पूरे पे इतनी परसेंट कमीशन मिलता तो इस बंदे को नुकसान होता, और बंदे को अगर नुकसान होता उसे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी को देने पड़ते, यानी 1,000 रुपए अपने पास से कम आएंगे उसके पास, और कंपनी के पास 1,000 रुपए ज्यादा चले जाएंगे। यानी जो पहले उसे 3,000 रुपए मिल रहे थे, अब 3,000 ना मिलकर अब उसे 2,000 मिलेंगे, यानी 1,000 रुपए कंपनी की जेब में डालने पड़ेंगे उसे। तो उसने क्या करा, 65,000 तो वो पहले देता था, 1,000 और देगा, तो यानी 66,000 रुपए कंपनी के पास चले जाएंगे कमीशन काटने के बाद। तो यानी बचे 11, 11 यूनिट की वैल्यू 66 है। टोटल सेल आपको निकालनी है 12 की, 12 की वैल्यू 72,000 आ जाएगी, तो 72,000 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे नोट करिए। आप नोट कर लीजिए इसे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।